हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ सुनील पंचारी और मैं आप सबका यूडेट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम हमारे जो भारतीय विधायिका यानी कि संसद के बारे में जो टॉपिक शुरू किया है हमने, उस टॉपिक के अंदर हमने राज्यसभा पढ़ी, लोकसभा भी पढ़ी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लोकसभा के अध्यक्ष की कुछ विशेष शक्तियों के बारे में और कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो कि भारतीय संसद से जुड़ी हुई है उसके बारे में। जो बचे हुए टॉपिक थे उन सबको समेटकर एक क्लास ली गई है, जिसके अंदर मेरी ये कोशिश रहेगी कि इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी छोटे बड़े मुद्दे हैं उनके बारे में हमारी एक थोड़ी सी समझ बना कर रखें, क्योंकि ये कई बार एग्जाम के अंदर एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं और इनकी वजह से कई बार सिली मिस्टेक होने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। तो ये छोटी सी क्लास है और छोटी सी इंफॉर्मेशन है थोड़ी सी, और आई होप कि ये हम गैदर करके रखेंगे और आगे किसी दिन एग्जाम में जरूरत पड़ी तो इनकी हेल्प जरूर ली जाएगी। तो शुरू करते हैं। आज की हमारे क्लास की जो मुख्य टॉपिक है वो है लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा के अध्यक्ष, इनकी सबसे पहला देखते हैं कि इनका चुनाव कौन करता है, कौन निर्वाचन करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा खुद अपने सदस्यों में से करती है, पहली चीज। और लोकसभा के निर्वाचन की तिथि तय करने का अधिकार होता है भारत के प्रेसिडेंट को। ये दोनों एक बार एग्जाम में आ चुका है कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा लोकसभा के भूतपूर्व जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं या प्रोटेम स्पीकर करते हैं। तो इस प्रकार का डाउट ना रहे, इसलिए ध्यान में रखना कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा राष्ट्रपति स्वयं करते हैं कि इस दिन लोकसभा के अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। तो लोकसभा के निर्वाचन करने का अधिकार लोकसभा को खुद को है, लेकिन तिथि निर्धारण करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। अब देखते हैं कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कुछ विशेष प्रकार के कार्य करते हैं। पहली बात, लोकसभा के स्पीकर के बारे में आप ध्यान में रखें कि लोकसभा के स्पीकर दो प्रकार के कार्य करते हैं। एक विधायी कार्य होते हैं, जब भी कोई लोकसभा से बिल पारित होता है उस समय उसकी अध्यक्षता करते हैं और उन बिलों में उनका भी नाम शामिल होता है, वो भी निर्णायक मत देते हैं, और ये तमाम कार्य उनके विधायी कार्य हैं। जबकि लोकसभा के अध्यक्ष सचिवालय के राजनीतिक प्रमुख भी होते हैं, यानी कि लोकसभा का भी एक सचिवालय है और राज्यसभा का भी एक सचिवालय है। इनसे रिलेटेड भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 98 है। आर्टिकल नंबर 98 कहता है दोनों सदनों के अपने अपने सचिवालय होंगे और इन सचिवालयों के राजनीतिक प्रमुख, इनके जो सभापति यानी कि सभापति राज्यसभा के और अध्यक्ष लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं वही इन सचिवालयों के राजनीतिक प्रमुख भी होते हैं। और इस राजनीतिक प्रमुख के रूप में वो एक कार्य और करते हैं, जब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उस चुनाव के दौरान इस चुनाव की जो ऑफिसर होते हैं, इलेक्शन कमीशन यानी कि इलेक्शन के लिए जो ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं वो ऑफिसर क्रमांतर रूप से लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष और सचिवालय के वो जो सभापति होते हैं वही करते हैं। अगर हमारे सभापति राष्ट्रपति का चुनाव है तब तो सभापति अध्यक्षता करेंगे और उपराष्ट्रपति का चुनाव है तो फिर ये लोकसभा वाले आ जाएंगे, लेकिन ये करेंगे क्रमांतर रूप से। क्रमांतर रूप से मतलब है कि इनके जो सचिव होते हैं सचिवालयों के वो इनकी अध्यक्षता करते हैं, यानी कि ऑफिसर बनते हैं। सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। लोकसभा के अध्यक्ष नहीं करते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान जो इन सचिवालयों के प्रमुख सचिव होते हैं वो उनकी अध्यक्षता करते हैं। ये क्रमांतर रूप से करते हैं। जैसे कि जब जगदीप धनखड़ जी जो हमारे उपराष्ट्रपति थे उनके चुनाव के दौरान लोकसभा के सचिवालय के सचिव ने अध्यक्षता की थी, जबकि अभी सुब्रमण्यम जी के जो कार्यकाल जब चुनाव हुआ था उस समय राज्यसभा के जो सचिवालय के सचिव हैं उन्होंने अध्यक्षता की, निगरानी यानी इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर वो बने थे। तो आर्टिकल 98 है वो प्रावधान करता है सचिवालय का, और सचिवालय के जो प्रमुख होते हैं राजनीतिक प्रमुख वो हमारे स्पीकर होते हैं। और ये स्पीकर राज्यसभा में सभापति और लोकसभा के सचिवालय के राजनीतिक प्रमुख अध्यक्ष होते हैं। तो पहला काम इनका ये होता है। अब देखते हैं उनके और प्रमुख कार्य। तो प्रमुख कार्य समझें उससे पहले एक और टर्म समझ लेते हैं कि ब्रिटेन के अंदर, हमने अधिकांश व्यवस्था ब्रिटेन से ली है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर प्रावधान है कि उनके जो अध्यक्ष होते हैं, निचले सदन के जो अध्यक्ष होते हैं, वो जैसे ही अध्यक्ष पद की शपथ लेते हैं उसी वक्त से वो अपने जो जिस दल से वो जीत कर आते हैं उस दल की सदस्यता त्याग देते हैं।
और ब्रिटेन के अंदर प्रावधान है वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, यानी कि एक बार जो स्पीकर बन जाता है वो हमेशा के लिए स्पीकर पद के लिए अपने आप ही नियुक्त हो जाता है। लेकिन भारत के अंदर क्या ऐसा है? भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत के अंदर जो अध्यक्ष होता है वो जिस दल से चुना जाता है उस दल की सदस्यता नहीं त्यागते हैं, यानी कि ओम बिरला जी अभी भी बीजेपी के एक सदस्य हैं, सांसद भी हैं। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि भारत के अंदर ऐसा प्रावधान नहीं है कि वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, इसलिए हमारे यहाँ पर सदस्यता नहीं त्यागी जाती है। इसकी वजह से कई बार सुझाव देने वाले जब डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करते हैं तो उसके अंदर ये सुझाव देते हैं कि भारत के स्पीकर को भी अपने पद की यानी कि दल की सदस्यता त्याग देनी चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है भारत के अंदर। ये ध्यान में रखने वाली बात थी। तो पहली चीज कि क्या स्पीकर अपनी सदस्यता त्यागेगा? जी नहीं, स्पीकर अपनी सदस्यता नहीं त्यागते हैं, वो उसी दल से संबंधित रह जाते हैं। उसके बाद स्पीकर अपने विधायी कार्यों के प्रति किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है, यानी कि अगर सदन ने उनके लोकसभा ने अगर कोई भी प्रकार का बिल पारित किया तो इसके लिए उनको न्यायालय में नहीं घसीटा जा सकता कि आपके होते हुए ऐसा घटिया बिल कैसे पारित हो सकता है। इस कार्य के लिए वो किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है अपने विधायी कार्यों के लिए, लेकिन वो अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए, जैसा कि वो अपने सचिवालय के राजनीतिक प्रमुख होते हैं तो वो प्रशासन के कार्य भी करते हैं। उस प्रशासनिक कार्य के दौरान वो अपने किसी भी न्यायालय में उनको घसीटा जा सकता है और उनके खिलाफ में सुनवाई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि लोकसभा के अंदर और भी तो सदस्य होते हैं जो लोकसभा के अधिकारी होते हैं, उनके खिलाफ उनके साथ अगर किसी भी प्रकार के मामला बनता है, उस मामले के तहत लोकसभा के अध्यक्ष को भी न्यायालय में घसीटा जा सकता है। किस मामले में? प्रशासनिक मामलों में। लेकिन विधायी कार्यों के लिए वो किसी भी सदन के प्रति यानी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है और वो अपने सचिवालय के प्रमुख होते हैं, राजनीतिक प्रमुख, और ये बात है आर्टिकल 98 की। उसके बाद किसी भी बिल को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार एकमात्र भारत के लोकसभा के अध्यक्ष को ही होता है, यानी कि जो व्यक्ति भारत के लोकसभा का अध्यक्ष है वही घोषित कर सकता है कि कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं। और इन्होंने ही जैसे कि आधार बिल को इन्होंने मनी बिल घोषित कर दिया, तो किसी भी न्यायालय के अंदर स्पीकर के इस फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि इनका निर्णय अंतिम होता है। हालांकि अगर मामला ज्यादा संगीन हो जाता है तो न्यायालय के अंदर चुनौती तो ऑब्वियस है, आज सभी मामलों को दी जा सकती है, तो स्पीकर वाला भी कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन लोकसभा के स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। उसके बाद कानूनी जो दाव पेच है वो न्यायालय खेलेगा, लेकिन इनके जो निर्णय होता है वो अंतिम माना जाता है। और लोकसभा के अंदर कुछ टोटल भारत के अंदर 24 प्रकार की संसदीय समितियां होती है। इन संसदीय समितियां 8 हैं वो मंत्रिमंडलीय समितियां जिनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, वो कार्यपालिका वाला हिस्सा था। अब हम विधायिका पढ़ रहे हैं, तो भारतीय संसद के अंदर 24 स्थायी संसदीय समितियां होती है। इन 24 स्थायी संसदीय समितियों के जो 16 समितियां हैं वो लोकसभा से संबंधित हैं, 8 समितियां राज्यसभा से संबंधित हैं। तो इन समितियों के जो अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष या फिर वहां पर सभापति करते हैं। लेकिन अगर किसी भी समिति के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष खुद एक सदस्य हैं तो उसके पदेन अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? लोकसभा के स्पीकर हो जाते हैं। यह संसदीय समितियों के बारे में ध्यान में रखना, इनके बारे में बात करते हैं। और किसी भी बैठक को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को होता है, यानी कि सत्र चल रहा है उस सत्र को स्थगित किया जा सकता है। एडजर्न करने की शक्ति लोकसभा के स्पीकर को होती है और वहां पर सभापति को होती है। एक विशेष बात जो एक अलग टर्म यूज होता है वो होता है स्थगन, अनिश्चितकालीन स्थगन। अनिश्चितकालीन स्थगन का मतलब होता है जब संसद यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष किसी सत्र को बैठक को स्थगित करते वक्त अगर उनको नहीं बताते हैं कि दोबारा यहाँ पर बैठक कब होगी, उसे बोलते हैं अनिश्चितकालीन स्थगन, यानी एडजर्न फॉर साइन एंड आई। साइन एंड आई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना। तो जब ये अधिकार भी अनिश्चित काल के लिए स्थगन को सत्रावसान नहीं माना जाएगा, ये बात ध्यान में रखने वाली है। सत्रावसान में पूरे सत्र को ना समाप्त किया जाता है, जबकि स्थगन अनिश्चितकालीन स्थगन में फर्क ये है कि अनिश्चितकालीन स्थगन के दौरान अध्यक्ष ये नहीं बताता कि आपको वापस कब बुलाया जाएगा। आप फिलहाल के लिए घर जाइए, जब हमें लगेगा कि आप सब सभ्य हो गए हैं और आप सब बैठक करने के योग्य हो गए हो, यानी कि हो हल्ला मचाना बंद कर रहे हो, तब वो वापस बुला लेंगे।
जनरली ये तभी होता है जब बैठक के दौरान सदन में हो हल्ला ज्यादा हो जाता है, तब जो हमारे स्पीकर होते हैं वो स्थगित कर देते हैं, उसे बोलते हैं अनिश्चितकालीन स्थगन। अनिश्चितकालीन स्थगन में कंफ्यूज मत होना, सत्राव स्थान राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन स्थगन दोनों ही लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। नॉर्मल स्थगन यानी कि 1-2 दिन के लिए बैठक टालना, अनिश्चितकालीन स्थगन एडजर्न फॉर साइन एंड आई, तब भी लोकसभा के स्पीकर ही ये काम करते हैं। ये 2 टर्म ध्यान में रखना। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष जब अध्यक्षता कर रहे होते हैं उस समय वो वोट नहीं देते, लेकिन निर्णायक परिस्थिति में वो अपना मत दे सकते हैं। निर्णायक मत हमेशा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ही होते हैं। और एक चीज और, जब इनके खिलाफ में अगर इनको हटाने का प्रस्ताव चल रहा होता है उस समय, जैसा कि ये अध्यक्षता नहीं करते हैं, जब ये अध्यक्षता नहीं करते हैं तो वो अपने पक्ष में वोट दे सकते हैं। और संयुक्त बैठक के बारे में हम जानते हैं, संयुक्त बैठक 108 अनुच्छेद में और 108 अनुच्छेद में लिखा गया है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और संयुक्त बैठक में नियम वही पालित होंगे जो कि लोकसभा की नियमावली में लिखे गए हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य है, वो है दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष को, सभापति को, और विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष को। ये 10वीं अनुसूची जो दल बदल कानून है, इसके अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को एक विशेष शक्ति मिलती है। वो विशेष शक्ति क्या है? किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित करने की शक्ति। वैसे दल बदल कानून अपने आप में बहुत अच्छा कानून है, बहुत बड़ा कानून है, और अयोग्यता वाला जो टॉपिक है इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो रखेंगे। इसमें दल बदल कानून भी पढ़ेंगे और जो आर्टिकल 102 है जो कि अयोग्य घोषित करने की शक्ति देता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आरपीए एक्ट 1951, इन तीनों के आधार पर अयोग्य घोषित करने वाली जो प्रावधान है, लिली थॉमस केस है, इन सभी चीजों को जो अयोग्यता संबंधित है एक ही वीडियो के अंदर समेट लेंगे। तो फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे। दल बदल कानून के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है, लोकसभा का सदस्य है तो, और अन्यथा फिर सभापति को होगा। उसके बाद ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के अध्यक्ष की कुछ विशेष शक्तियां भी हमने देखी, और इन विशेष शक्तियों के बाद में अब हम देखते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष, हमने यहाँ पर देखा कि वो अपनी सदस्यता तो त्यागेगा नहीं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की नियमावली बनाता है, यानी कि कार्य के संचालन अपनी शक्ति के अनुसार करता है, और किसी भी सदस्य को वो निलंबित भी कर सकता है। मैंने कहीं निलंबित नहीं लिखा, किसी भी सदस्य को वो निलंबित भी कर देते हैं कि आज के लिए आपको सस्पेंड किया जाता है, आप आज की इस मीटिंग के अंदर सदस्य नहीं हो, बाहर चले जाओ। ये शक्ति भी लोकसभा के अध्यक्ष को दी गई है। इतनी शक्ति होने के बावजूद यहां पर वो अपनी सदस्यता नहीं त्यागते हैं। सदस्यता नहीं त्यागने की वजह से ऐसा संभव है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपने किसी दल के प्रति थोड़ा झुकाव रखे। तो यहां पर लोकसभा अध्यक्ष के पद की गरिमा को बनाए रखते हुए भारतीय संविधान कुछ विशेष प्रकार के प्रावधान करता है जो सदस्य जो अध्यक्ष है उसको निष्पक्ष बनाएगा। वो प्रावधान कौन कौन से हैं? पहला प्रावधान है, लोकसभा अध्यक्ष को प्रभावी बहुमत के आधार पर ही हटाया जा सकता है। और प्रभावी बहुमत का मतलब आप जानते हो कि लोकसभा की कुल सदस्य जो कि 545 है, 545 सदस्यों का बहुमत। तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, प्रभावी बहुमत चाहिए, और प्रभावी बहुमत की वजह से लोकसभा के अध्यक्ष के पद को हटाना इतना आसान नहीं होता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के पद को थोड़ा स्वतंत्र फील करवाता है कि आप कुछ भी कीजिए। कई बार आप सरकार के या अपने दल के विपक्ष में भी वोट दे सकते हो, क्योंकि ये आपको स्वतंत्र करता है, आपके पद को सरकार के लिए गुलाम नहीं बनाता आपको। और दूसरा, जब तक लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बैठे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, उस समय अगर उन्होंने, जैसे हम प्रश्नकाल और शून्यकाल वो टॉपिक पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि प्रश्नकाल के दौरान एक विधायक या सांसद मंत्री जी से प्रश्न करता है, तब उस परिस्थिति में कई बार हो हल्ला मच जाता है। ऐसी परिस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपने कार्य संचालन के लिए किसी को भी चुप करवा सकते हैं, किसी को भी बाहर कर सकते हैं, निलंबित भी कर सकते हैं। ऐसी जो शक्ति है, इसके खिलाफ में लोकसभा के अध्यक्ष की कोई भी विधायक या सांसद आलोचना नहीं कर सकता। ये भी उसके पद को महत्वपूर्ण बनाता है, गरिमामय बनाता है। उसके बाद लोकसभा की जो कार्य संचालन की शक्ति है वो लोकसभा अध्यक्ष के अंदर होती है, इसलिए लोकसभा में किस तरीके से कार्य संचालन होगा ये स्पीकर खुद तय करता है। तो इसलिए स्पीकर का पद और ज्यादा स्वतंत्र होता है। और उसके बाद
लोकसभा अध्यक्ष का पद वरीयता सूची में प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बाद में सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान इनकी वरीयता ये पद होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ में इनकी वरीयता सूची में नाम आता है और कैबिनेट के सभी मंत्रियों से इनका पद ऊपर रखा जाता है वरीयता सूची में, लेकिन प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री इनसे थोड़े ऊपर रखे जाते हैं। ये थे लोकसभा के अध्यक्ष, इनसे रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं और भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष भी जीवी मावलंकर थे। जब संविधान सभा लोकसभा का संसद का कार्य कर रही थी, उस समय राज्यसभा नहीं थी, केवल एक सदनीय व्यवस्था थी। जब संविधान सभा थी उस समय राज्यसभा का कार्य नहीं होता था, केवल संविधान सभा हुआ करती थी। संविधान सभा एक सदनीय थी और एक सदनीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, जब वो संसद के रूप में काम करती थी, उस समय भी जीवी मावलंकर थे। जबकि संविधान सभा संविधान निर्माण का काम करती थी, उस समय उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। और संविधान सभा जब अंतरिम संसद का काम करती थी, तब जीवी मावलंकर साहब थे। उसके बाद भारत के प्रथम प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे, वो भी जीवी मावलंकर साहब थे। और पहली लोकसभा जो 1952 में गठित हुई थी, उस सुप्रीम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी जीवी मावलंकर बने थे। और प्रभावी बहुमत के लिए, यानी लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव आया था, वो भी जीवी मावलंकर साहब थे। और लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर रहते पर होने वाली मृत्यु के प्रथम अध्यक्ष भी जीवी मावलंकर जी ही थे। तो जीवी मावलंकर जी के बारे में ये कुछ बातें हैं, आप ध्यान में रखना। प्रथम अध्यक्ष यही बने थे, प्रोटेम स्पीकर भी यही बने थे। अब प्रोटेम स्पीकर नाम आया है तो हम देखते हैं प्रोटेम स्पीकर होता कौन है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 95 का सब क्लोज 1 ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? इसके पीछे कॉन्सेप्ट यह है कि जब लोकसभा भंग हो जाती है तो सभी सांसदों के सदस्यता समाप्त हो जाती है, लेकिन स्पीकर का पद वहीं पर बना रहता है। क्यों जी? जब लोकसभा ही समाप्त होगी, फिर आप स्पीकर को रखकर क्या करवाओगे? तो स्पीकर उस समय सचिवालय के प्रमुख होते हैं, क्योंकि लोकसभा का सचिवालय तो जिंदा रहेगा, लोकसभा भंग हुई है तो लोकसभा के सचिवालय के राजनीतिक प्रमुख के रूप में स्पीकर का पद बना ही रहता है। इसलिए जब मंत्रिपरिषद भी बनी रहती है, लोकसभा के सांसद यानी लोकसभा जब भंग होती है, लोकसभा के स्पीकर उस समय तक जिंदा रहते हैं। और क्योंकि लोकसभा का पद चाहिए तो उस लोकसभा वाले अध्यक्ष का पद चाहिए, क्योंकि सचिवालय के राजनीतिक प्रमुख के रूप में, इसलिए वो लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं। अब जब नई लोकसभा गठित होती है, तब नई लोकसभा गठित होने पर सीधे ही लोकसभा के सदस्य अपने अध्यक्ष को नहीं चुन सकते। क्यों नहीं चुन सकते? सवाल है इस चीज का कि लोकसभा के सदस्य क्यों नहीं चुन सकते? क्योंकि लोकसभा के सदस्यों ने जब तक शपथ ग्रहण नहीं की, तब तक वो सांसद बने ही नहीं है। और जो सांसद ही नहीं बने, उनको किसने अधिकार दिया कि वो अपने सदन का अध्यक्ष चुन ले? तो पहला सवाल आता है, जो चुनाव जीत कर आए उन्होंने पहले शपथ ग्रहण कर ली है। जब पर्चा भरा था उम्मीदवारी का, तब शपथ ली थी, वो निर्वाचन आयोग के अधिकारी के सामने थी। लेकिन अब जब वो लोकसभा के अंदर आ गए, तो लोकसभा के अंदर उनको लोकसभा की सदस्यता के लिए शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी। प्रत्येक सांसद को यह शपथ ग्रहण करनी पड़ती है, अपने पद का कार्य निष्ठापूर्वक करना, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना, संविधान के प्रति निष्ठा भाव रखना। ये जो शपथ होती है, इस शपथ को प्रत्येक सांसद को लेनी पड़ेगी। और जब तक वो शपथ नहीं लेते, तब तक वो संसद के सदस्य नहीं है। और जो लोग संसद के सदस्य बने ही नहीं, वो फिर कैसे अध्यक्ष को चुन सकते थे? यानी कि अध्यक्ष का पद खाली है और इसको भरने के लिए लोकसभा को चुनाव करना पड़ेगा। तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति तो चाहिए ना, जो उनको शपथ दिला सके, ताकि वो लोग फिर आगे आकर अपने अध्यक्ष का चुनाव कर सके। इसलिए भारत के संविधान का आर्टिकल 95 का सब क्लोज 1 प्रावधान करता है, यानी कि प्रोटेम स्पीकर एक संवैधानिक पद है। ऐसा नहीं है जिस तरीके से इनके कार्य अभी हम सुनेंगे, उन कार्यों को देखकर लगेगा कि नहीं कि संविधान में ऐसा भी कोई पद बनाया होगा, लेकिन बना हुआ है, संवैधानिक पद है प्रोटेम स्पीकर। अब आते हैं प्रोटेम स्पीकर पर। प्रोटेम स्पीकर का मतलब है राष्ट्रपति जो लोकसभा के सदस्य चुनकर आए, इनको
इनमें से जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर, एक सामयिक, हिंदी नाम तो होगा सामयिक, वैसे याद मत रखना, इंग्लिश नाम ही ध्यान में रखना, सामयिक स्पीकर, और एक्चुअल शब्द है इंग्लिश नाम है वो है प्रोटेम स्पीकर, यही चलेगा नाम। तो प्रोटेम स्पीकर जो एक वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं, और ये प्रोटेम स्पीकर अन्य सदस्यों को और शपथ दिलाएंगे और लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव भी करवाएंगे। दो चीजें हैं। अभी हमने बताई शर्त क्या थी, प्रोटेम स्पीकर क्यों बना रहे हो, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य आए हैं उनको किसी ने शपथ नहीं दिलाई, तो शपथ दिलाने के लिए हमें एक अधिकारी चाहिए था, तो राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। नियुक्ति राष्ट्रपति खुद करते हैं, ये बात भी स्पेशल थी। इसका दो ही काम है, एक लोकसभा के सदस्यों को ये क्या शपथ दिलाएंगे, और दूसरा जो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा इस चुनाव की अध्यक्षता उस समय ये करेंगे। क्लियर प्रोटेम स्पीकर। अब आते हैं आगे का टॉपिक, कुछ ऐसे टर्म जो कि बहुत छोटे छोटे एक एक दो दो लाइनों के, लेकिन इनके बारे में दो दो बातें है, तो एक एक लाइनों की बातें आपको दो दो ध्यान में रखनी होगी। पहली चीज, सदन का नेता किसे बोलते हैं? सदन का नेता प्रधानमंत्री को बोलते हैं, और प्रधानमंत्री अपने द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त भी कर सकते हैं सदन के नेता के रूप में। मान लेते हैं कि अब लोकसभा के प्रधानमंत्री सदन के नेता है, यहां तक समझ में आई, लेकिन उस समय राज्यसभा के सभा के सदन के नेता कौन होंगे? तो वो मंत्री जो कि राज्यसभा से हैं और जिनको प्रधानमंत्री सदन का नेता नियुक्त करते हैं, वो नेता सदन का नेता होता है। यानी कि सदन का नेता का मतलब होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य नहीं है उस सदन का जो मंत्रिमंडल में शामिल है उसको प्रधानमंत्री सदन का नेता घोषित करते हैं। दोनों सदनों के सदन का नेता होते हैं, पहली चीज। और दूसरी बात कि इनको एक तो प्रधानमंत्री जिस किसी भी दल में सदन में प्रधानमंत्री है वहां के सदन के नेता प्रधानमंत्री स्वयं है, जिस दल में प्रधानमंत्री नहीं है उस दल में प्रधानमंत्री जिस मंत्री को सदन का नेता घोषित करेंगे वो सदन का नेता होगा। क्या ये संविधान में लिखा हुआ है? जी नहीं, ये हमारी नियमावली में लिखा हुआ है, यानी जो नियम बना रखे हैं उन नियमों के अनुसार है। प्रक्रिया संचालन के कुछ नियम है, उन नियमों के अनुसार है। दूसरी चीज, विपक्ष का नेता कौन होता है भाई? विपक्ष का नेता उस विपक्ष पार्टी का व्यक्ति जो कि जिसके पास कम से कम 10%, पहली चीज उसके पास विपक्ष के जितने भी दल हैं उनमें सबसे ज्यादा सीटें हैं। दूसरी शर्त कि वो सीटें लोकसभा के कुल सदस्यों की कम से कम 10% हैं, यानी कि लोकसभा में या तो वो 550 में से 55 सीटें रखता है और या फिर 55 से ज्यादा है। 55 से कम सीट हुई तो क्या विपक्ष का नेता होगा? जी नहीं। तो विपक्ष का नेता होने की दो बातें हैं, पहली चीज कि वो विपक्ष में जितने भी दल हैं उनमें सर्वाधिक मेजॉरिटी रखता है, सर्वाधिक सीटें रखता है, और दूसरा उसके पास कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए, तब उस दल के जो प्रमुख होगा उसको नाम दिया जाएगा विपक्ष का नेता। क्या ये संविधान में लिखा हुआ है? तो इसका भी आंसर है जी नहीं, ये भी लिखा हुआ है संविधान की लोकसभा और राज्यसभा के जो नियम बना रखे हैं, नियम प्रक्रिया संचालन के जो नियम है उनके अंदर लिखा गया है, कहीं तो लिखा हुआ है, अच्छी बात है। तो सदन के नेता, विपक्ष के नेता। अब एक और टर्म है जिसे बोलते हैं व्हीप। ये अक्सर जहां भी दल बदल वाले मामले आते हैं तो व्हीप बहुत ज्यादा सुर्खियों में आता है, और व्हीप वो सदस्य हैं, प्रत्येक दल कितने भी सदस्य हैं उसके, चाहे वो सत्ता में है चाहे विपक्ष में है या फिर उसके बहुत ही कम सदस्य हैं, प्रत्येक दल अपने सदस्यों को दल बदल से रोकने के लिए एक सहायक पद बना रखा है, व्हीप बोलते हैं उसे, इसी को सचेतक बोलते हैं, और इसका काम होता है दल बदल करने वाले सदस्यों को रोकना। और अगर व्हीप ने किसी सदस्य को बोल दिया कि आज हमारा दल मीटिंग करने वाला है, उस मीटिंग के तुम्हें आना है, और अगर वो नहीं आता है तो व्हीप उसको अयोग्य घोषित करने के लिए विधानसभा के सदस्यों के साथ में या लोकसभा अध्यक्ष के साथ विचार विमर्श भी कर सकता है, यानी कि उनको धमकी देने का काम करते हैं। एक्चुअली ये काम है दल के सदस्यों को दल से जोड़कर रखने का। क्या इनके बारे में संविधान में उल्लेख है? जी नहीं। तो फिर क्या नियम प्रक्रिया में है? जी नहीं। ये व्हीप क्या है? एक परंपरा है, ये किसी भी नियमावली में नहीं है, ना ही ये संविधान में उल्लेखित है, ये केवल परंपरा है। ये बातें बताने के लिए ही मैंने इन टॉपिकों को लिया। मुझे पता है ये सारी बातें तो आप लोगों को पता है, लेकिन आप इनको मिस मत करना, भूल मत जाना, इसलिए ये टॉपिक बना रखा है। नेक्स्ट आता है गणपूर्ति। ये तो संविधान के आर्टिकल नंबर 100 के अंदर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को यह शक्ति दी जाती है
कि उनकी बैठक में यदि उनकी गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो उस बैठक को स्थगित कर दिया जाए। गणपूर्ति क्या है? गणपूर्ति का मतलब वो न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो बैठक के लिए आवश्यक है, और ये संख्या कितनी है? सदन के टोटल सदस्यों का 10%, यानी कि लोकसभा में 550 सदस्य हैं, उनका कम से कम 10% का मतलब वो 55 सदस्य। राज्यसभा में 250 या 245 सदस्य हैं, 245 का 10% हुआ 24.5 तो कुछ होता नहीं है, इसलिए 25 सदस्य गणपूर्ति में चाहिए। यानी कि गणपूर्ति का मतलब होता है कि टोटल सदन के 10% सदस्य कम से कम हो तभी सदन की बैठक हो सकती है, अन्यथा बैठक नहीं होगी। और अगर गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो शक्ति दी गई लोकसभा या राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी को कि वो इस बैठक को स्थगित कर दे, और ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 100 में किया गया है। उसके बाद एक और है कि भारतीय संविधान की संसद की भाषा कौन सी होगी। भारतीय संसद के बारे में संविधान के अंदर लिखा गया था कि भारतीय संसद की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी, जो 15 साल के बाद में अंग्रेजी को हटाया जा सकता है। संविधान में लिखा गया है भारतीय संसद की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी। 15 साल तक जब सभी भारत के लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, एक ही सदन के अंदर मिलेंगे, तो हिंदी का प्रसार ज्यादा हो जाएगा, और 15 साल के बाद में हिंदी एकमात्र भाषा बचेगी और बाकी तमाम भाषाओं को हटा दिया जाए, मतलब इंग्लिश को हटा दिया जाएगा। लेकिन फिर राजभाषा अधिनियम आता है 1963 में, और उस राजभाषा अधिनियम में बोल दिया कि अंग्रेजी को अब हम निरंतर आगे बढ़ाकर रखेंगे। यानी वर्तमान में संसद की 2 भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। और एक चीज और ध्यान में रखना, और लोकसभा अध्यक्ष या फिर विधानसभा के जो सभापति हैं उनको शक्ति दी गई है कि वो किसी भी सांसद को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं, क्योंकि इनकी अध्यक्षता वही करते हैं, तो इसकी अनुमति भी अध्यक्ष ही देंगे। ये था लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा संसद से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी, इनके बारे में थोड़ी विस्तार के साथ, थोड़ी समझ के साथ चर्चा की। आई होप कि आपको ये मेरी पहल पसंद आई होगी। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हमें भी आगे प्रसारित करते रहिए। धन्यवाद।